फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के अभ्यास के क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। स्पष्ट कीजिए। तो कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है जोखिम वाली परिस्थितियों में। तो क्या होता है कि वैसे भी जो कर्ज लेता है उसके लिए परिस्थितियाँ हमेशा ही क्या होती हैं, बुरी होती हैं, क्योंकि उसको लिया मूलधन है और चुकाना क्या है, ब्याज के समेत चुकाना पड़ता है। लेकिन जोखिम वाली परिस्थितियों में कब होती है, जोखिम वाली परिस्थितियों में कि एक किसान जब क्या ले लेता है, पैसा उधार लेता है, तो जोखिम वाली परिस्थिति उसके लिए क्या है कि कीटनाशक जो हैं वो फसल को खा जाएं, या आग लगने से, जिस तरह से गेहूं की फसल है, आग लगने से गेहूं की फसल तबाह हो जाए, या फिर सूखा पड़ जाए, बारिश ना हो तो फसल ना हो, कि उसने इस उम्मीद से लोन लिया था कि फसल अच्छी होगी और वो उस लोन को क्या कर देगा, चुकता कर देगा। लेकिन अब जोखिम ये हो गया कि इन सब परिस्थितियों के कारण वो क्या है, लोन चुकाने में असमर्थ हो गया। वो क्या कहता है कि और ज़्यादा उसके लिए कठिनाई वाली परिस्थितियाँ पैदा होगी। तो हाँ, और ज़्यादा कठिनाई वाली परिस्थितियाँ पैदा होगी, क्योंकि अब उसके सामने उसको ऋण चुकाने का कोई अवसर ही नहीं है, क्योंकि फसल उसकी हुई ही नहीं। फसल नहीं हुई तो अब वो क्या कहेगा। इस चैप्टर में एक उदाहरण दिखाया गया है कि स्वप्ना जो है वो साहूकार से ऋण ले लेती है, लेकिन जब वो नहीं चुकता कर पाती तो क्या करती है कि जो पीड़कनाशक हैं वो फसल को, कीड़े मकोड़े जो हैं वो फसल को खा जाते हैं। खाने के कारण फसल नहीं होती तो वो ऋण चुकता नहीं कर पाती, ऋण चुकता नहीं पड़ पाती तो वो छोटी सी ज़मीन की मालिक है तो वो उसको क्या करनी पड़ती है, अपनी वो ज़मीन साहूकार को बेचनी पड़ती है। तो और ज़्यादा मुश्किल होगी कि पहले ही ज़मीन उसके पास कम थी और अब मजबूरी में उसको वो ज़मीन बेचनी पड़ी, तो और भी ज़्यादा भयानक स्थितियाँ खड़ी हो जाती है जब कोई जोखिम सामने आ जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। तो मुद्रा आवश्यकता, तो पहले तो दोहरे संयोग की समस्या क्या होती, वस्तु विनिमय प्रणाली में एक समस्या पाई जाती थी, वो थी दोहरे संयोग की समस्या। दोहरा संयोग क्या था कि इसमें एक व्यक्ति की आवश्यकता दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करनी होनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पहले व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करे, तो दोहरा संयोग है। उदाहरण के तौर पर एक जूते बनाने वाला है, उसने जूते बनाए और उसको बदले में चावल चाहिए। अब उसको ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उसके जूते ले ले और बदले में उसको क्या दे दे, चावल दे दे। यदि उसको वो व्यक्ति मिल जाता है कि जो जूते लेकर चावल उसको दे, जूते ले लेता है और बदले में चावल देने के लिए तैयार हो जाता है, तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है। लेकिन बाय चांस उसको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो जूते तो लेना चाहता है लेकिन बदले में चावल नहीं, वो बाजरा देना चाहता है, तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं है, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती। तो पहले बहुत मुश्किल था ये संयोग मिलना, तो इसमें टाइम लगता था, इंतजार करना पड़ता था, उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था, लेकिन मुद्रा ने इस आवश्यकता को ख़त्म कर दिया। अब जो जूते बनाने वाला है वो अपने जूते को बेचेगा, मुद्रा लेगा और मुद्रा से बाजार से वो क्या खरीद लेगा, चना खरीद लेगा। तो जो रिलेशनशिप था CMC बन गया कि कमोडिटी मनी कमोडिटी, की जो वस्तु को बेचा मुद्रा ली और मुद्रा से फिर क्या ले ली, वस्तु ले ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता का कार्य करते हैं। मध्यस्थता का मतलब क्या हो गया, बिचौलिए का कार्य। तो जिसके पास क्या है, अतिरिक्त मुद्रा है, अतिरिक्त मतलब फालतू है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी कुछ बच जाती है, तो बैंक उस रुपये को क्या करवा लेता है, जमा करवा लेता है। और लोग क्यों जमा करवाते हैं, क्योंकि लालच है, बैंक उनको क्या देता है, ब्याज देता है। और अतिरिक्त जिसके पास है उनको जमा करवा लेता है, और जिसको आवश्यकता है, जिसको कहीं पर निवेश करना है या खेती में बीज बोने के लिए या कोई औजार खरीदने के लिए, किसी भी आवश्यकता के लिए किसी को पैसे की ज़रूरत है, बैंक उसको वो पैसा उपलब्ध करवा देती है। तो हम कहेंगे इसमें बैंक का क्या फ़ायदा है, बैंक का बहुत फ़ायदा, क्योंकि जो लोग रुपया जमा करवाने आते बैंक उनको ब्याज की दर कम देता है, लेकिन जिनको रुपया उधार देता है उनसे ब्याज की दर ज़्यादा लेता है, तो बैंक भी बेनिफिट कमाता है। और दोनों के बीच क्या कर दिया, बिचौलिए का काम कर दिया, कि वहाँ पर हम सुरक्षित हो गए। आपस में लेन देन करते तो सुरक्षित नहीं था, लेकिन जब बैंक के थ्रू हमने पैसा लेन देन किया है तो सारे का सारा कार्य क्या है, हमारा सुरक्षित है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 रुपये पे नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? तो पहले तो बताओ, 10 रुपये के नोट पर लिखा है मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। फिर क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि क्या आप इस कथन की व्याख्या, हाँ मैं इस कथन की व्याख्या कर सकती हूँ। कैसे? इसका अर्थ ये है कि रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो हस्ताक्षर करता है कि मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूं, नीचे उसके हस्ताक्षर होते हैं। रिजर्व बैंक क्या है? देश का केंद्रीय बैंक होता है, ये सरकार का बैंक है। तो ये लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि आपका जो 10 रुपये है वो सुरक्षित है। इसके बदले रिजर्व बैंक आपको 5-5 रुपये के 2 नोट देने का आश्वासन देता है कि मुद्रा के बदले आपको मुद्रा ही मिलेगी, इसके बदले सोना चांदी देने का कोई आश्वासन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? तो देखो, जो हम पैसा उधार लेते हैं उसके 2 स्रोत हैं, एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। औपचारिक कौन से होते हैं? बैंक हैं, सहकारी साख समितियाँ हैं, ये है हमारा। अनौपचारिक है, हम अपने रिश्तेदार से ले लेते हैं, पड़ोसी से ले लेते हैं, साहूकार से ले लेते हैं, बढ़िया से ले लेते हैं, या फिर गांव के महाजन वगैरह से लेते हैं। तो वो कहता है कि औपचारिक स्रोतों को, तो औपचारिक स्रोत आज तक हमारी 50% आवश्यकताओं को पूरा करें, बाकी 50% आवश्यकताएं कौन पूरी कर रहा है? वो अनौपचारिक स्रोत ही पूरी कर रहे हैं। इसके का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण कि औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने का मुख्य कारण ही ये है कि लोगों को अनौपचारिक स्रोतों के चुंगल से निकालना, क्योंकि जो अनौपचारिक स्रोतों से पैसा उधार लेते हैं वहाँ लोगों का शोषण किया जाता है, ब्याज की दर ज़्यादा होती है। तो उनसे बचा करके उनको बैंकों की तरफ उनका रुझान किया जा सके ताकि वो कम ब्याज की दर पर पैसा उधार ले सके। और उनसे क्यों लेते हैं? क्योंकि वहाँ पर आपस में ले लेते हैं, ऋणाधार की जरूरत नहीं, कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं, पर्सनल भी मिल जाता है, जान पहचान है। लेकिन बैंक ऐसे नहीं देता, वहाँ पर आपको ऋणाधार देने की जरूरत है, कुछ ना कुछ गिरवी रखने की जरूरत है, पर्सनल लोन नहीं मिलता। तो इसलिए बैंक का मुख्य मकसद ये है कि लोगों को चुंगल से बचाया जाए, कि अनौपचारिक स्रोत जो हैं उनके चुंगल से बचाया जाए। दूसरा मुख्य कारण ये भी है कि कुछ व्यक्ति जो हैं निवेश करना चाहते हैं, अपना काम धंधा करना चाहते हैं, लेकिन जो अनौपचारिक स्रोत हैं वो ब्याज की इतनी ऊंची दर लेते हैं कि व्यक्ति यूँ सोचता है कि निवेश करूँ ही ना। तो उन व्यक्तियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जब ब्याज की दर कम होगी तो बैंक की तरफ उनका रुझान किया जा सके, ताकि उनको कम ब्याज की दर पर पैसा उधार देकर अपना काम धंधा करने या निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। निवेश करेंगे तो देश का क्या होगा? आर्थिक विकास होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बेकारी की समस्या का खात्मा किया जा सकेगा। तो इस कारण से फिर एक गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो पहले तो है हमारा स्वयं सहायता समूह। ये क्या होता है? 15-20 लोगों का एक संगठन होता है जो गरीब व्यक्ति होते हैं। तो एक साझा मंच तैयार करते हैं जहाँ पर वो हर रोज मीटिंग करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, और इसमें वो 25 रुपये से लेकर 75 रुपये तक की जो डेली है वो सेविंग करते हैं, छोटी छोटी सेविंग को करते हैं, ताकि क्या किया जा सके? लोगों को रोजगार, लोगों को स्वावलंबी किया जा सके, स्वावलंबी बनाया जा सके। इसमें औरतों को स्वावलंबी बनाने का मुख्य मकसद रहा है कि पुरुषों के साथ साथ औरतें भी इस गरीब स्वयं सहायता संगठनों के माध्यम से स्वावलंबी बनी है। तो इसका कारण ये जो स्वयं सहायता संगठन है, इसको बैंक से बगैर ऋणाधार के कम ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है, ताकि गरीब लोगों की क्या उसके मदद, क्योंकि ऋणाधार तो उनके पास होते नहीं, गिरवी रखने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। तो इसलिए ये संगठन हर रोज आपस में मीटिंग लेता है। मीटिंग के मुद्दे क्या होते हैं कि सामाजिक जो समस्याएं हैं, आसपास के घेरे की जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं किस तरह, जैसे शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, खाने पीने की समस्याएं हैं, या घरेलू हिंसा जो मारपीट होती है घरों में, इन समस्याओं पर डिस्कस करती है और इनको सोल्व करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता? तो कई कारण होते हैं कि बैंक क्या करता है, कुछ कर्जदारों को कर्ज नहीं देता। पहला ही कारण है वो कर्जदार क्या करते हैं, कर्ज की शर्तों को
पूरा नहीं कर पाते। कर्ज की शर्तें क्या होती हैं कि आपको ये कर्ज धार देना है, मतलब इतने कागजात जमा करवाने तब कर्ज मिलेगा। तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके पास गिरवी रखने के लिए या ऋणाधार देने के लिए वो पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो इसलिए बैंक उनको ऋण नहीं देता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने पुराना ऋण लिया था और वो चुका नहीं पाए, डिफाल्टर की श्रेणी में आ जाते, बैंक उनको ऋण नहीं देता। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही जोखिम वाले कार्यों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बैंक को पता है कितने जोखिम वाला कार्य है, यदि वो पैसा वापस नहीं आया तो, क्योंकि बैंक भी क्या करता है, प्रॉफिट के लिए ही कार्य करता रहता है, तो वहाँ ज़्यादा जोखिम वालों कार्यों के लिए भी बैंक क्या नहीं देता, ऋण नहीं देता। तो बैंक बहुत सारे व्यक्तियों को अलग अलग कारणों से, कि जो जमींदार है ऋण लेना चाहता है लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ऋणाधार जब तक नहीं देगा तो बैंक ऋण नहीं देगा। तो कई कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण बैंक जो है लोगों को ऋण नहीं देता। वो अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से कारण क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जितना अमीर व्यक्ति होता है ऋण की शर्तें उसके अनुकूल होती हैं, गरीब व्यक्ति होता है ऋण की शर्तें उसके लिए क्या होती हैं, प्रतिकूल होती हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।